हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड के भौतिक शास्त्र के द्वितीय प्रश्न पत्र के चैप्टर 2 के टॉपिक प्रतिचर प्रदिश, सहचर प्रदिश, मिश्रित प्रदिश, निश्चर प्रदिश और सम्मित और प्रतिसम्मित प्रदिश की का अध्ययन आज हम करेंगे। तो जैसा हमने पिछले वीडियो में हमने प्रदिश को डिफाइन किया था और साथ में प्रदिश में किस प्रकार निर्देशांक रूपांतरण होता है इसकी हमने बात की थी। तो आज हम बात करते हैं प्रतिचर प्रदिश की। देखो, प्रतिचर प्रदिश में पहले हम बात करते हैं प्रथम कोटि का प्रतिचर प्रदिश। तो हमने कहा सामान्यतः प्रतिचर प्रदिशों को प्रदिश संकेत पर मूर्धांक लगाकर व्यक्त किया जाता है। जैसा हमने पिछले वीडियो में दिखाया था कि प्रतिचर प्रदिश के घटकों को व्यक्त करने के लिए प्रदिश संकेत पर मूर्धांक लगाकर इन प्रतिचर प्रदिशों को व्यक्त किया जाता है। हमने माना कि किसी राशि के निर्देश तंत्र में घटक a1, a2, ai, an, तो ये जो राशि है, हमने ये जो राशि दिखाई है a1, a2, a3, ai, an, तो हमने कहा कि अगर ये जो है राशि इसको प्रतिचर प्रदिश के घटकों में व्यक्त करना है तो हम इसके ऊपर जो है ये मूर्धांक जो है जो हम हेड पर लगाते हैं, सिर पर लगाते हैं, इनके द्वारा व्यक्त किया जाता है। जबकि निर्देशांक जो है, निर्देशांकों को अगर हम प्रदिश में व्यक्त करें तो हमेशा ऊपर ही लगते हैं, चाहे वो प्रतिचर प्रदिश हो और चाहे सहचर प्रदिश हो। ठीक है। तो हमने कहा माना किसी राशि a1, a2 डॉट 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 ai, an निर्देशांक xi i इक्वल्स टू 1 to n, x1, x2, xn के फलन है। ठीक है। तो ये जो हमने निर्देशांक लिखे हैं ये निर्देश तंत्र S के लिए लिखे हैं। निर्देशांक हो गए n, मतलब NV में किया यदि हम बात करें तो xi जो हो गया x1, x2, xn के फलन है तथा इसी राशि के S डैश निर्देश तंत्र में घटक। अब निर्देश तंत्र S डैश में घटक लिखना है हमको, तो हमने कहा जब हम S डैश की बात करते हैं तो डैश ना लगाकर ऊपर हम क्या लगाते हैं, ये बार लगाते हैं। ठीक है। इसी प्रकार निर्देशांकों को भी किससे व्यक्त करेंगे, ये बार लगा के व्यक्त करेंगे। ठीक। तथा इसी राशि के एच डैश निर्देश तंत्र में घटक a बार 1, a बार 2, a बार i, a बार n, तो n घटक हो गए और निर्देशांक भी हमारे पास n हो गए, xi, x बार n। देखिए ये इस प्रकार से, ये देखो ये हमने यहाँ पर ये इसको बार लगाकर रिप्रेजेंट किया है, इसको बार लगाकर रिप्रेजेंट किया है, इसको भी बार लगाकर रिप्रेजेंट किया है। ये फलन है। यदि ये रूपांतरण समीकरण जो हमने नीचे लिखी है के द्वारा संबंधित हों तो हमने कहा ए बार आई निर्देश तंत्र एस डैश में उस राशि का घटक इक्वल्स टू डेल एक्स बार आई अपॉन डेल एक्स जे। डेल एक्स बार निर्देश तंत्र एस डैश में जो निर्देशांक है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स डैश बार, और एक्स जे जो है ये निर्देश तंत्र एस में निर्देशांकों को व्यक्त कर रहा है। तो हमने कहा ए बार आई इक्वल्स टू डेल एक्स बार जे आई अपॉन डेल एक्स बार जे ए जे। ये जो है ये निर्देश तंत्र एस में उस राशि के घटक है। तो ये जो हमने समीकरण 1 से डिनोट किया है वे प्रथम कोटि के प्रतिचर प्रदिश कहलाते हैं। समीकरण 1 से स्पष्ट है कि n विमीय आकाश में इस राशि के n घटक होंगे। n विमीय आकाश जैसे हम कहते हैं एक विमीय, द्विविमीय, त्रिविमीय, चतुर्विमीय, तो उसी प्रकार ये हो गया n विमीय आकाश में इस राशि के n घटक होते हैं। अतः त्रिविमीय आकाश में इस राशि के 3 घटक होंगे, अर्थात यह सदिश राशि के घटकों के अनुरूप होते हैं। अतः प्रथम कोटि के प्रदिश को सदिश भी कहते हैं। ठीक है। अतः प्रथम कोटि के प्रदिश को सदिश भी कहते हैं। अब बात करें प्रथम कोटि के प्रतिचर प्रदिश का रूपांतरण। तो रूपांतरण करने के लिए हमने कहा इस समीकरण 1 को, जो हमने ऊपर समीकरण 1 लिखी थी, ये जो समीकरण 1 है इस समीकरण 1 को डेल एक्स के अपॉन डेल एक्स बार आई से गुणा दोनों तरफ कर देते हैं। दोनों तरफ गुणा की तो इधर गुणा हो गई समीकरण 1 में, तो इसको यहाँ भी गुणा कर दिए। ठीक है। तो यहाँ डेल एक्स बार आई से डेल एक्स बार कैंसिल, तो समीकरण हमारे पास हो गई
डेल एक्स के और एक्स के तथा एक्स जे स्वतंत्र चर राशियाँ। स्वतंत्र चर राशियाँ एक्स के इसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा एक्स जे पर, और एक्स जे जो है वो एक्स के पर डिपेंड नहीं करता। और जो पिछले वीडियो में हमने देखा था, जो क्रोनिकर डेल्टा की डेफिनेशन थी, उसके हिसाब से यदि बात करें तो डेल एक्स के अपॉन डेल एक्स जे को हम डेल के जे से भी व्यक्त कर सकते हैं। तो जो क्रोनिकर डेल्टा की प्रॉपर्टी थी उसके हिसाब से जब जे इक्वल्स टू के होता है तो उस कंडीशन के अंदर डेल के जे की वैल्यू 1 होती है, और जब जे इज़ नॉट इक्वल टू के है तो उस कंडीशन में इसका मान 0 होता है। तो हमने यहाँ इस समीकरण में, ये जो ऊपर हमने समीकरण लिखी है यहाँ पर, ठीक है, ये चीज़ तो कैंसिल हो गई। ठीक, ये बचा डेल एक्स के अपॉन डेल एक्स जे, इसको हमने रिप्रेजेंट कर लिया डेल के जे से। ठीक है, तो जे इक्वल्स टू के ले लेते हैं, जे इक्वल्स टू के, तो जे के स्थान पर हमने के रखा, तो ये टर्म जो है ये 1 के बराबर हो जाती है। ठीक है, और ये जो जे था यहाँ पर हमने इसकी जगह के रख लिया, तो हमने कहा ए के इक्वल्स टू डेल एक्स के अपॉन डेल एक्स बार आई ए आई। तो ये हो गया, ये इक्वेशन हो गई निर्देश तंत्र एच डैश के सापेक्ष निर्देश तंत्र एस में रूपांतरण, और जो समीकरण 1 थी हमारी वो इसकी वाइस वर्सा थी। अब हम बात करें द्वितीय कोटि का प्रतिचर प्रदिश कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 2। हमने कहा माना किसी राशि के एस निर्देश तंत्र में n स्क्वायर घटक हैं, तो हमने मूर्धांक लगाया। अब द्वितीय कोटि का है तो द्वितीय कोटि के लिए हमने 2 मूर्धांक लगा लिए, ए आर एस लिखे, ये जो है, तो ये दोनों हमारे मूर्धांक हो गए आर और एस। तो आर एस इक्वल्स टू 1 to n, आर और एस वेरी करेंगे 1 to n, निर्देशांक हमने वही लिए हैं, और इस राशि के एस डैश निर्देश तंत्र में घटक ए बार आई जे। तो निर्देशांक हमने जो पीछे लिए थे वही निर्देशांक हमने वापस काम में लिए हैं। तो हमने कहा यदि ये निम्न रूपांतरण समीकरण द्वारा संबंधित हो तो, और ये जो है ये हमने रूपांतरण समीकरण लिखा है। ये रूपांतरण समीकरण निर्देश तंत्र एस के सापेक्ष एस डैश में निर्देशांकों को व्यक्त कर रहा है। तो हमने कहा ए बार आई जे द्वितीय कोटि का है तो 2 मूर्धांक लग गए। ठीक है, यहाँ भी 2 मूर्धांक लग गए। अब हमने कहा ये रूपांतरण समीकरण हो गया, तो डेल एक्स बार आई अपॉन डेल एक्स आर डेल एक्स बार जे अपॉन डेल एक्स एस। ठीक है, तो जो प्रतिचर प्रदिश है, प्रतिचर प्रदिश में निर्देश तंत्र एच डैश के जो है निर्देशांक ऊपर लिखे जाते हैं, और निर्देश तंत्र एस के निर्देशांक जो हैं वो नीचे लिखे जाते हैं, एक समझने की। तो वे द्वितीय कोटि के प्रतिचर प्रदिश या प्रतिचर सारणिक कहलाते हैं। समीकरण 3 से स्पष्ट है कि n विमीय आकाश में इस राशि के n स्क्वायर घटक होते हैं, अतः त्रिविमीय आकाश में इस राशि के त्रिविमीय है तो n की जगह 3 रखा, तो 3 स्क्वायर 9 घटक होंगे, अर्थात यह सारणिक के घटकों के अनुरूप होते हैं। अब हम बात करते हैं उच्चतर कोटि के प्रतिचर प्रदिश। तो उच्चतर कोटि के कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर ऑफ हायर रैंक। इसी प्रकार उच्चतर कोटि के प्रतिचर प्रदिशों को परिभाषित कर सकते हैं। उदाहरणार्थ 3 कोटि के प्रतिचर प्रदिश के लिए, 3 कोटि के प्रतिचर प्रदिश, तो कोटि 3 है तो मूर्धांक भी 3 लग गए, जो सुपरस्क्रिप्ट है वो हमने 3 लगा दिए। देखिए वही हम काम में ली है, एस डैश के निर्देशांक ऊपर लिखते हैं और एस के निर्देशांक जो हैं वो हमने नीचे लिखे हैं। निर्देश तंत्र एस डैश के निर्देशांक ऊपर लिखे जाएंगे और निर्देश तंत्र एस के निर्देशांक जो हैं वो नीचे लिखे जाएंगे। अतः इस स्थिति में त्रिविमीय आकाश में राशि के 3 क्यूब 27 घटक होते हैं। ठीक है, तो जो आकाश है देखो यहीं से, तो हमने कहा इसी प्रकार n विमीय आकाश में p कोटि के प्रदिश में n p घटक n की पावर p घटक होते हैं।
m नीचे जो n लिखा है ये कितना विमीय आकाश है, और p जो है कोटि कितनी है प्रदेश की। अब हम बात करते हैं सहचर प्रदेश की। तो सबसे पहले प्रथम कोटि का सहचर प्रदेश। तो हम जानते हैं सहचर प्रदेशों को प्रदेश संकेत पर पादांक सबस्क्रिप्ट लगाकर व्यक्त किया जाता है। माना किसी राशि के एस निर्देश तंत्र में घटक ए में, देखिए राशि को व्यक्त करने के लिए हमने अब यहाँ पर हमने पादांक यूज में लिया है, ये यहाँ पर, ठीक है। जब प्रतिचर की बात कर रहे थे तो ए के ऊपर लगा रहे थे, अब यहाँ हम सहचर की बात करते हैं, कोवेरिएंट टेंसर की बात करते हैं, तो ये जो है ये हमने पादांक का उपयोग किया है। तो हमने कहा न्यू इक्वल्स टू 1 to 3n, n निर्देशांक x म्यू इक्वल्स टू 1 to n के फलन है, तथा इसी राशि के एस डैश निर्देश तंत्र में घटक ए म्यू, देखिए यहाँ भी हमने पादांक का उपयोग किया है, निर्देशांक x बार म्यू के फलन है। यदि ये निम्न रूपांतरण समीकरण द्वारा संबंधित हो, तो ये रूपांतरण समीकरण हमने लिखी है, ये ए बार म्यू, ठीक है। ए बार निर्देश तंत्र एस डैश में उस राशि का घटक है, ए म्यू निर्देश तंत्र एस में घटक है, तो डेल एक्स म्यू अपॉन डेल एक्स बार। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने निर्देश तंत्र एस डैश के निर्देशांकों को नीचे व्यक्त लिखा है, और इनको हमने जो निर्देश तंत्र एस के निर्देशांक है उनको हम ऊपर लिखते हैं, ठीक है। जबकि प्रतिचर प्रदेश में ये बार वाली टर्म्स जो हैं ये ऊपर आ रही थी और बिना बार की टर्म्स नीचे आ रही थी। तो हम कह रहे हैं यदि ये निम्न रूपांतरण समीकरण द्वारा संबंधित हो तो वे प्रथम कोटि के सहचर प्रदेश कहलाते हैं। समीकरण 1 से स्पष्ट है, n विमीय आकाश में इस राशि के n घटक होंगे। यदि त्रिविमीय आकाश है तो केवल 3 घटक होंगे। अब हम बात करें प्रथम कोटि के सहचर प्रदेश का रूपांतरण। तो समीकरण 1 को डेल एक्स बार म्यू अपॉन डेल एक्स लैम्डा से गुणा करने पर, तो हमने यहाँ दोनों तरफ इस टर्म से ये जो है डेल एक्स बार म्यू अपॉन डेल एक्स लैम्डा से दोनों तरफ हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी, जो म्यू वाली टर्म है ये राइट हैंड साइड में कैंसिल हो जाएगी। तो बचा हमारे पास, तो हमने लिख दिया जो डेल एक्स म्यू अपॉन डेल एक्स लैम्डा इक्वल्स टू डेल म्यू लैम्डा, वही क्रोनेकर डेल्टा की परिभाषा से और उसके गुणधर्म से हम जानते हैं जब म्यू इक्वल्स टू लैम्डा होगा तो उस कंडीशन में ये जो क्रोनेकर डेल्टा है इसकी वैल्यू 1 होती है, यदि दोनों बराबर नहीं है तो इसकी वैल्यू 0 होती है। तो इसका इस समीकरण का अस्तित्व तभी होगा जब म्यू इक्वल्स टू लैम्डा। तो ये यहाँ पर हमने क्रोनेकर डेल्टा लिख लिया, तो समीकरण यहाँ पर म्यू इक्वल्स टू लैम्डा लिख लेते हैं। तो जहाँ म्यू था उसकी जगह हमने लैम्डा लिखा, तो ये टर्म कौन सी, ये वाली, ये इक्वल्स टू 1 हो गई। तो इक्वेशन हमारे पास हो गई ए लैम्डा इक्वल्स टू डेल एक्स बार म्यू अपॉन डेल एक्स लैम्डा ए बार म्यू। अब हम बात करें द्वितीय कोटि का सहचर प्रदेश, कोवेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 2। हमने कहा माना किसी राशि एस के निर्देश तंत्र में n स्क्वायर घटक, तो अब हमने दो जो हैं पादांक, दो सबस्क्रिप्ट हमने यहाँ काम में लिए हैं, रो सिग्मा इक्वल्स टू 1 to n, निर्देशांक एक्स म्यू के फलन है, तथा इसी राशि एस डैश के निर्देश तंत्र में घटक ए बार निर्देश तंत्र के लिए एस डैश के लिए, और यहाँ भी हमने दो मूर्धांक जो हैं वो काम में लिए हैं, निर्देशांक एक्स बार म्यू के फलन है, यदि ये निम्न रूपांतरण समीकरण से संबंधित हो। तो हमने कहा यहाँ पर हम फिर देख रहे हैं ये हो गया निर्देश तंत्र एस डैश में उस राशि का घटक, ये निर्देश तंत्र एस में घटक, और रूपांतरण समीकरण जो लिख रहे हैं इसमें हमने लिखा है पहले ऊपर हम लिख रहे हैं किसको, ऊपर लिख रहे हैं जो डेल एक्स जो निर्देश तंत्र एस के, और नीचे हम लिख रहे हैं निर्देश तंत्र एस डैश के निर्देशांक, तो वे द्वितीय कोटि के सहचर प्रदेश कहलाते हैं। समीकरण 3 से स्पष्ट है कि n विमीय आकाश में इस राशि के n स्क्वायर घटक होंगे। जो दो ऊपर हमने लिखा है यहाँ पर ये सहचर प्रदेश की कोटि को व्यक्त कर रहा है, अतः त्रिविमीय आकाश में इस राशि के n घटक होंगे। इसी प्रकार
एन वी में आकाश में पी कोटि के प्रदेश में एन की पावर पी घटक होते हैं। अब हम बात करें निश्चल प्रदेश, इनवेरिएंट टेंशन। यदि कोई राशि फाई x1 x2 x3 एक निर्देश तंत्र से दूसरे निर्देश तंत्र में रूपांतरण से परिवर्तित नहीं होती है तो वह राशि निश्चल या अदिश या शून्य कोटि का निश्चल प्रदेश कहलाती है। मतलब एक निर्देश तंत्र से, ये कोई राशि हो गई फाई, इसका एक निर्देश तंत्र से दूसरे निर्देश तंत्र में यदि हम रूपांतरण करें और रूपांतरण के फलस्वरूप जैसी निर्देश तंत्र एस में थी वैसे ही हमें निर्देश तंत्र एस पे एस में प्राप्त होती है, अर्थात उसका मान नहीं बदलता है, रूपांतरण से यह परिवर्तित नहीं होती है, तो वह राशि निश्चल या अदिश या शून्य कोटि का निश्चल प्रदेश कहलाती है। तो हमने कहा माना किसी राशि का मान एक निर्देश तंत्र में फाई इक्वल्स टू x1 x2 x3, तो त्रिवी में निर्देश तंत्र की हम बात करें तथा दूसरे निर्देश तंत्र में फाई जो है वो x बार 1 x बार 2 x बार 3 है, तो वे निश्चल होंगी यदि फाई बार, तो यहाँ हमने ये जो लिखा है इसके ऊपर बार और लगेगा, तो फाई बार जो ये निर्देशांकों का फलन है इक्वल्स टू फाई ये निर्देश तंत्र एस के निर्देशांकों का फलन है। तो हमने कहा फाई बार फलन है एक्स बार आई का इक्वल्स टू फाई एक्स आई इक्वल्स टू 1 2 3। दूसरी निश्चल राशि ए जे बी जे है, ये हम प्रूव करेंगे। तो सिद्ध कीजिए कि ए जे बी जे एक निश्चल राशि है, तो प्रतिचर और सहचर प्रदेशों की परिभाषा से ए बार आई इक्वल्स टू डेल एक्स बार अपॉन डेल एक्स जे ए जे और बी बार आई इक्वल्स टू डेल एक्स म्यू अपॉन डेल एक्स बार आई बी म्यू। तो ये जो हो गया ये हमारा प्रतिचर प्रदेश हो गया कॉन्ट्रावेरिएंट, और ये जो हो गया ये सहचर प्रदेश हो गया कोवेरिएंट टेंशन। ठीक है, तो पहचान कैसे हुई, इसके ऊपर मूर्धांक लगा हुआ है सुपरस्क्रिप्ट, इसलिए ये प्रतिचर है, यहाँ पदांक लगा हुआ है इसलिए ये सहचर प्रदेश है कोवेरिएंट टेंशन। इन दोनों को हमने इसको इक्वेशन को और इस इक्वेशन को हमने मल्टीप्लाई किया, तो हो गया ए बार आई बी बार आई इक्वल्स टू डेल एक्स बार आई एक डेल एक्स म्यू डेल एक्स जे डेल एक्स बार आई। देखिए यहाँ से हमने ये जो टर्म है ये हमारी कैंसिल हो गई, ठीक, कैंसिल हुई तो हमारे पास बचा डेल एक्स म्यू अपॉन डेल एक्स जी। ठीक, तो हमने कहा ए बार आई बी बार आई इक्वल्स टू डेल म्यू जे ए जे बी म्यू। तो ये जो है क्रोनेकर डेल्टा, और क्रोनेकर डेल्टा के गुणधर्म से ये क्रोनेकर डेल्टा 1 के बराबर होगा जब म्यू इक्वल्स टू जे होगा, तो म्यू इक्वल्स टू जे के लिए ये क्रोनेकर डेल्टा अस्तित्व में होगा, तो हम कह सकते हैं म्यू इक्वल्स टू जे रखने पर, तो जहाँ हमारे पास म्यू है उसके स्थान पर हम जे रख लेते हैं। तो हमने देखा कि ये जो टर्म है यहाँ कोई भी रूपांतरण नहीं है, अतः ए जे बी जे जो है वो निश्चल होता है। अब हम बात करते हैं मिश्रित प्रदेश की। मिश्रित प्रदेश, यदि किसी प्रदेश में मूर्धांक और पादांक दोनों प्रकार के सूचकांक हैं तथा निम्न रूपांतरण समीकरण द्वारा संबंधित हो तो वह द्वितीय कोटि का मिश्रित प्रदेश कहलाता है। तो यहाँ पर हमने कहा ये मूर्धांक सुपरस्क्रिप्ट और ये हमारा हो गया पादांक। तो यदि किसी प्रदेश में मूर्धांक और पादांक दोनों प्रकार के सूचकांक होते हैं तो वह मिश्रित प्रदेश कहलाता है। अब देखिए हमने कहा ए बार म्यू और नीचे हमने म्यू लगा रखा है, तो रूपांतरण समीकरण हम लिख रहे हैं तो सबसे पहले म्यू के लिए लिखें। ठीक है, म्यू जो है ये हमारा प्रतिचर प्रदेश का है, अगर हम एक बार इसको म्यू को छोड़ दें तो ये हमने नीचे म्यू लगाया है, इसको एक बार हम भूल जाएं, ये हम छोड़ दें तो ये जो टर्म आएगी ये हमारी प्रतिचर प्रदेश हो जाएगी। तो प्रतिचर प्रदेश, और यहाँ से इसको छोड़ दिया हमने जे को, ये हम छोड़ दें। ठीक है, तो हम कहेंगे कि प्रतिचर प्रदेश की डेफिनेशन से ये टर्म आएगी
एस डैश के निर्देशांक ऊपर और एस के निर्देशांक हम नीचे लिखेंगे। अब हम बात करें, अब ऊपर म्यू को हम एक बार भूल जाएं, यहाँ से आई को हम भूल गए, तो हमने कहा ये हमारा हो गया सहचर प्रदिश, तो ये हमने सहचर प्रदिश के लिए लिख लिया, एस के निर्देशांक ऊपर और एस डैश के नीचे। तो हमने कहा यहाँ एक निर्देश तंत्र में किसी राशि के n स्क्वायर घटक, n स्क्वायर घटक क्योंकि दो कोटि है इसलिए घटक कितने होंगे n स्क्वायर होंगे, निर्देशांक x म्यू के फलन है तथा दूसरे निर्देश तंत्र में उसी राशि के n स्क्वायर घटक x बार म्यू है। तो ये जो रूपांतरण समीकरण है यह द्वितीय कोटि का मिश्रित प्रदिश को व्यक्त करता है। इसी प्रकार ये हमने उच्चतर कोटि का लिखा है। उच्चतर कोटि का 3 तो मूर्धांक हो गए और 2 हमारे पास पादांक हो गए, तो 3 + 2 तो ये 5 कोटि का मिश्रित प्रदिश हो गया। तो हमने लिखा है यहाँ APQRST प्रदिश में 5 सूचकांक है, अतः यह 5 कोटि का मिश्रित प्रदिश होगा। NV में आकाश में इसके n की पावर 5 घटक होगी। अब हम बात करें प्रदिश की कोटि की। प्रदिश की कोटि से तात्पर्य उसमें मूक सूचकांक के अतिरिक्त सभी सूचकांकों की संख्या से होता है। तो जो पिछला वीडियो था उसमें हमने मूक सूचकांक को डिफाइन किया था। तो हम कह रहे हैं यहाँ भी हम बात करें, मूक सूचकांक वह होता है जो पादांक व मूर्धांक में एक जैसा हो। ठीक है, उदाहरण के लिए हमने आगे दिखाया है के, ये जो के है ये मूर्धांक में भी है और पादांक में भी है। एक 3 कोटि का मिश्रित प्रदिश होगा, तो हमने कहा कि मूर्धांक और पादांक दोनों में है, इसलिए यदि इसको हम छोड़ दें ये इस प्रकार से, तो इसको हमने यहाँ से छोड़ दिया तो कितना बचा ILN। एक 3 कोटि का मिश्रित प्रदिश है, NV में आकाश में इस राशि के n³ घटक होते हैं। तो प्रदिश की कोटि कैसे डिफाइन होती है, कैसे डिसाइड करते हैं हम? प्रदिश की कोटि में मूक सूचकांक के अतिरिक्त सभी सूचकांकों की संख्या से होता है। तो यहाँ हमने देखा के दोनों में था, ये जो के है ये देखिए के यहाँ भी है, के यहाँ भी है। इसको यदि हम छोड़ दें तो हमारे पास 3 निर्देशांक बचते हैं, 3 सूचकांक बचते हैं, J, L और M। अब हम बात करें सममित एवं प्रतिसम्मित प्रदिश की, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर। तो पहले सममित प्रदिश की, यदि किन्हीं 2 प्रतिचर सूचकांकों को आपस में बदलने पर प्रदिश के घटक समान रहें तो प्रदिश प्रतिचर सूचकांकों के सापेक्ष सममित कहलाता है। तो प्रतिचर सूचकांक कौन से होते हैं? प्रतिचर सूचकांक वे होते हैं जो यहाँ सिर पर लगते हैं। जो मूर्धांक होते हैं उनको हम बोलते हैं प्रतिचर सूचकांक। तो हमने कहा यदि किन्हीं 2 प्रतिचर सूचकांकों को आपस में बदलने पर प्रदिश के घटक समान रहे तो प्रदिश प्रतिचर सूचकांक के सापेक्ष सममित कहलाता है। इसी प्रकार यदि किसी 2 सहचर सूचकांकों को आपस में बदलने पर प्रदिश के घटक समान रहें तो प्रदिश सहचर सूचकांकों के सापेक्ष सममित होता है। सहचर सूचकांक कौन से होते हैं? ये जो पादांक होते हैं, जैसे हमने यहाँ दिखा रखा है, ये पादांक जो हैं ये सहचर सूचकांक होते हैं। अब हमने कहा यदि हम प्रतिचर सूचकांकों को बदलें और प्रदिश के घटक समान रहते हैं तो प्रदिश जो है यह प्रतिचर सूचकांकों के सापेक्ष सममित कहलाता है। और इसी प्रकार यदि किसी 2 सहचर सूचकांकों को आपस में बदलने पर प्रदिश के घटक समान रहें तो प्रदिश सहचर सूचकांकों के सापेक्ष कहलाता है। आगे हमने उदाहरण से इसको डिनोट किया है, यदि AIJK, ठीक है, ये हो गए प्रतिचर सूचकांक, हमने बदलकर इसको लिख लिया JIK, और यदि दोनों बराबर प्राप्त हो रहे हैं तो प्रतिचर सूचकांकों के सापेक्ष सममित कहा जाता है। यदि ये है हमारे सहचर सूचकांक, ये जो पादांक है ये हमारे सहचर सूचकांक होंगे, तो इन दोनों को आपस में बदल लिया, बदलने पर प्रदिश के घटक जो हैं वो समान रहते हैं तो यह सहचर सूचकांकों के सापेक्ष सममित कहलाता है। अब हमने एक ये मिश्रित प्रदिश ले लिया, इसमें हमने ऊपर लिखा, ऊपर AIJK और बदल दिए हमने प्रतिचर, तो यह प्रतिचर सूचकांक के सापेक्ष सममित होगा।
इसी प्रकार हमने दिखाया इस मिश्रित प्रदेश में सहचर सूचकांकों को हमने बदला और इसके घटक जो हैं यदि समान है तो यह सहचर सूचकांक के सापेक्ष सममित होता है। यदि हम प्रतिसम्मित की बात करें तो प्रतिसम्मित जो है वो इसका जो ऊपर सम्मित का था उसका उल्टा है। तो हम कह रहे हैं यदि प्रदिश में किन्हीं दो प्रतिचर या सहचर सूचकांकों को परस्पर बदलने पर उनके घटकों के चिन्ह बदल जाएं तो वह प्रदिश सूचकांकों के सापेक्ष प्रतिसम्मित कहलाता है। उदाहरणार्थ ए आई जे के इक्वल्स टू माइनस ए जे आई के, तो यह प्रतिचर सूचकांकों के सापेक्ष प्रतिसम्मित कहलाता है। और यदि ए म्यू म्यू इक्वल्स टू माइनस ए न्यू म्यू हो तो यह सहचर सूचकांकों के सापेक्ष प्रतिसम्मित कहलाता है। तो दोनों कंडीशन में ये माइनस साइन आ जाता है, तो ये हमारा हो गया प्रतिसम्मित प्रदेश। तो ये आगे हमने एक मिश्रित प्रदेश लिखा है, ठीक है। मिश्रित प्रदेश में ऊपर हमने जो प्रतिचर सूचकांक है इनको बदला, तो इसके घटक जो हैं इनका चिन्ह बदल गया, तो यह प्रतिचर सूचकांकों के सापेक्ष प्रतिसम्मित है। और यदि ए आई जे के म्यू म्यू इक्वल्स टू, अब नीचे जो है हमने ये सहचर सूचकांक जो हैं इनको बदल दिया, तो इनके घटकों के चिन्ह बदल जाते हैं, तो ये सहचर सूचकांकों के सापेक्ष प्रतिसम्मित होते हैं। अब हम बात करें, सिद्ध कीजिए कि क्रोनेकर डेल्टा डेल आई जे एक मिश्रित प्रदेश है। तो हमने कहा मिश्रित प्रदेश की परिभाषा से जो हमने ऊपर लिखी थी ये लिख लिया हमने। इस रूपांतरण का अस्तित्व तभी होता है जब i इक्वल्स टू जी, अन्यथा डेल आई जे इक्वल्स टू जीरो। तो हमने कहा i इक्वल्स टू हमने जे किया, i इक्वल्स टू जे करते हैं, तो i इक्वल्स टू जे किया तो जहाँ i था उसकी जगह हमने जे रख दिया, ये रखा तो ये कैंसिल, तो ये हो गया डेल एक्स बार म्यू अपॉन डेल एक्स बार म्यू। तो इसको हमने क्रोनेकर डेल्टा के रूप में लिखा, ठीक है। तो हमने देखा अब यहाँ पर और यहाँ पर कोई भी बीच में रूपांतरण संबंध नहीं है, अतः क्रोनेकर डेल्टा डेल आई जे एक निश्चर राशि होती है। क्रोनेकर डेल्टा मिश्रित प्रदेश की भांति रूपांतरित होता है, अतः डेल बार म्यू म्यू एक मिश्रित प्रदेश कहलाता है।